हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम थ्रू एन एनिमेशन। इसमें बस हम लोग जो कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग होती है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से रेफ्रिजरेंट एक कंपोनेंट से मूव करता है दूसरे कंपोनेंट्स में, बस हम लोग डायग्राम के ही बारे में फोकस करेंगे। इससे के लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कंप्लीट वर्किंग बता दी है। इसमें बस हम लोग डायग्राम पे ही फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। लेक्चर को डायग्राम्स से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं कार्नोट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो फर्स्ट है हमारा कंप्रेसर, जिसे हम लोग संपीडक कहते हैं। इस पर्टिकुलर कंप्रेसर की वर्किंग ये होती है कि यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रेफ्रिजरेंट का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस किया जाता है, मतलब कि उसके प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से यहाँ पे इसके टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे जो एक लेवल ऑफ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होके हाईएस्ट टेम्परेचर जो पूरे सिस्टम का होता है वहाँ तक रीच करता है। उसके बाद आता है हमारा हीट का रिजेक्शन यूनिट। देखा जाए तो ये एक तरह का ऊष्मा का निकासी तंत्र है। अगर कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात ना करके किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे ये कंडेंसर के रूप में भी काम करता है। कंडेंसर का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि जब भी कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, जब वो उसका टेम्परेचर हाई होता है तो वो वेपर फेज़ में होता है, वाष्प की अवस्था में होता है। बट जैसे वो कंडेंस होता है, मतलब कंडेंसर से पास करता है, तो वो जो लिक्विड वेपर है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। इसीलिए इसका नाम कंडेंसर है, बिकॉज़ यहाँ पे वेपर जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होता है। बट बिकॉज़ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल में अवस्था का कोई भी चेंज नहीं होता है, कहीं पे भी फेज़ का चेंज नहीं आता है, पूरे सिस्टम के टाइम पे जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें लिक्विड प्लस वेपर स्टेट बना रहता है। ये कैसे होता है, ये हम लोग जब पीवी और टीएस डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इसकी। यहाँ पे बस हमें ये जानना है कि कार्नोट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फेज़ का चेंज नहीं होता है। पूरे ही सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स में मूव करता है रेफ्रिजरेंट, वो लिक्विड और वेपर फेज़ के बीच में ही रहता है। देन हमारा आता है एक्सपैंडर, जिसे हम लोग टरबाइन भी लिखते हैं। तो अगर कहीं पे टरबाइन लिखा हुआ मिले तो वो भी सेम चीज़ है, ये एक तरह का एक्सपैंडर होता है। एक्सपैंडर का अर्थ ये है कि यहाँ पे प्रेशर जो है उसको कम किया जा रहा है। प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे हमें टेम्परेचर में काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर इफ़ेक्ट है इसको हम लोग कहते हैं जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट, जिसके बारे में हम लोग लेटर ऑन जब हम लोग रेफ्रिजरेशन के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे बस हमें इतना जानना है कि अगर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, एक काफ़ी लो प्रेशर में बन जाता है, तो हाई प्रेशर से काफ़ी लो प्रेशर में जब जाता है तो इस दौरान में हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जो लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो अब जाता है हमारे कूलिंग यूनिट यानी कि एवापोरेटर में। इसको एवापोरेटर भी कहते हैं। ये एक ऊष्मा का अवशोषण तंत्र है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है, जब इसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो उसके बाद ये हमारे जो कूलिंग स्पेस है उसमें जाता है। कूलिंग स्पेस की जो गर्मी है वो ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट अपने अंदर ले लेता है और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर लिक्विड स्टेट में हमारा रेफ्रिजरेंट मूव करता है तो कहीं ना कहीं ये वेपराइज हो जाता है। अगर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो बिकॉज़ ये वेपराइज हो जाता है, एक तरह से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम एवापोरेटर या फिर वाष्पित्र रखा जाता है।
तो यहाँ पे क्योंकि हम कार्नोट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फेज़ चेंज पे इतना ध्यान मत दीजिए। फेज़ हमारा लिक्विड प्लस वेपर बना रहता है, बट यहाँ पे ये समझना बस इतना रहता है कि कंडेंसर क्या चीज़ होती है और इवेपोरेटर क्या चीज़ होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम, जिसमें हम लोग कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एनिमेटेड डायग्राम देखेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, जिसमें नंबर 1 होता है हमारा कंप्रेसर, देन आता है हमारा कंडेंसर यानी कि संघनित्र, देन आता है हमारा एक्सपैंडर, उसके बाद आता है हमारा एवापोरेटर वाष्पित्र। एवापोरेटर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे कोल्ड स्पेस से, मतलब कि वो स्पेस जिसका हमें टेम्परेचर कम करना है। ये कोल्ड स्पेस हो सकता है या फिर आपका अपना रूम हो सकता है या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा कोल्ड स्पेस आता है। और उसके बाद जो हमारा कंडेंसर है वो कनेक्टेड होता है हमारे एटमॉस्फेयर से। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोल्ड स्पेस वो एरिया है जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम है। तो कोल्ड स्पेस वो एरिया है जिसका टेम्परेचर लो है TL, और उसके बाद एटमॉस्फेयर वो जगह है जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, मतलब TH। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर जोन है और ये हमारा लो टेम्परेचर जोन है। रेफ्रिजरेंट की जो वर्किंग होती है वो स्टार्ट होती है हमारे कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हम लोगों को कुछ वर्क का इनपुट देना होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हमारा एक प्रकार का रोटरी मोशन करता है। देख सकते हैं रोटरी मोशन कर रहा है। फिर हमारा रेफ्रिजरेंट जो कि कंप्रेसर से पास होने की वजह से यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और टेम्परेचर है, दोनों हाई हो चुका है। ये अब हमारा रेफ्रिजरेंट मूव करेगा कंडेंसर में। सो ये फाइनली मूव करता है कंडेंसर में, जहाँ पे ये हीट को रिमूव करता है। मतलब यहाँ पे जो इसका हाई टेम्परेचर था, क्योंकि इसने अपना जो हीट है उसको रिलीज़ आउट कर दिया है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली कम हो जाता है। बट बिकॉज़ ये कार्नोट का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जिसकी वर्किंग हम लोगों ने देखी थी कार्नोट के थ्योरम में जब हम लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज़ यहाँ पे हीट तो रिमूव होती है, क्यों रिमूव होता है, बट टेम्परेचर जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि कार्नोट का रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्ट करता है। वहाँ पे हीट रिमूवल आइसोथर्मली होता है। ये क्यों होता है, इसके लिए हमें ये प्रोसेस जानना होगा, बिकॉज़ ये एक तरह का क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि T कांस्टेंट कैसे रहता है अगर हीट पर्टिकुलर रिमूव हो रही है, तो ये डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना हुआ है इस पर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि यहाँ हीट के रिमूव होने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, बट प्रेशर यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है। अब एक्सपेंडर का काम ये है कि बढ़े हुए प्रेशर को कम करना, मतलब एक्सपैंड आउट करना। तो यहाँ पे या तो ये डायग्राम बना होता है या फिर आपकी बुक में कुछ इस तरह से डायग्राम बना होगा और टरबाइन लिखा होगा, तो यहाँ पे टरबाइन लिखा होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। और बिकॉज टरबाइन जब चलता है तो वो कुछ वर्क का आउटपुट देता है, मतलब यहाँ से कुछ वर्क ऑब्टेन किया जाता है। तो वो हम लोग देखते हैं कि एक्सपैंडर वर्क किया, उसके बाद आता है हमारा रेफ्रिजरेंट मूव करता है एक्सपैंडर में, उसके बाद कुछ वर्क का आउटपुट हमें मिलता है टरबाइन में जाने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेशर कम हो चुका है, इसके साथ ही टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो चुका है जब वो एक्सपैंडर से बाहर निकलता है। अब हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है एवापोरेटर में। एवापोरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है, काफ़ी लो टेम्परेचर का बन गया है। अब ये हमारे कोल्ड स्पेस को ठंडा कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है, अगर ये लो टेम्परेचर बॉडी किसी कोल्ड स्पेस में जाती है तो वहाँ की जितनी गर्मी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब यहाँ पे हीट का एडिशन होगा। तो कोल्ड स्पेस से हीट का जो है वो एडिशन होता है, जिसकी वजह से कोल्ड स्पेस हमारा ठंडा हो जाता है।
और फिर ये रेफ्रिजरेंट हमारा पास करता है फिर से एक बार कंप्रेसर में, और इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे बस हमें समझना ये है कि हीट कहाँ से रिमूव होती है और हीट कहाँ से ऐड होती है सिस्टम में। वर्क इनपुट और आउटपुट का ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के प्रोसेस में इतना फोकस नहीं रखा जाता है। हीट को ऐड करना है, मतलब हमारा जो भी कोल्ड स्पेस है उसमें जितनी भी गर्मी पैदा हो रही है टाइम टू टाइम, हमें उस गर्मी को निकालना है, बिकॉज़ वो कोल्ड स्पेस को हमें ठंडा रखना है। इसीलिए यहाँ पे एवापोरेटर का रोल जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और एवापोरेटर ही वो कंपोनेंट होता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे कोल्ड स्पेस से। तो इस तरह से ये कार्नोट का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसकी वर्किंग हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम किस तरह से बनता है, और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कार्नोट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है या समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर और स्टूडेंट्स को इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवानी है तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।